सुप्रभात. Good morning, dear student. I am Hira sir, physics teacher. Dear student, आज हम 12वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं. पहले लेसन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतिकी. डियर स्टूडेंट, आप एक एक करके धीरे धीरे नोट बनाते जाएंगे. तो फिजिक्स क्लास 12 का पहला लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. पहला लेसन का नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका मतलब है स्थिर विद्युतिकी. स्थिर विद्युतिकी ये आपको पढ़ना है. ये स्थिर विद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, एक शाखा. इसके पहले हम इसका कुछ इतिहास बताना चाहते हैं. स्थिर विद्युतिकी क्या है, विद्युतिकी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है. आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व थेल्स नामक गणितज्ञ व ज्योतिषी ने ये प्रयोग करके देखा कि जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ करती हैं या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रब्ड किया जाता है. रब्ड का मतलब है रगड़ा जाता है. और रगड़ने के बाद इन दोनों वस्तुओं को आपस में अलग कर दिया जाए और फिर पास इनको लेकर आया जाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं. या इन वस्तुओं को छोटे छोटे टुकड़े के पास लेकर जब हम जाते हैं तो ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं इस वस्तु के द्वारा आकर्षित होने लगते हैं. इन्होंने यह भी देखा कि यदि कंघा बाल पे रगड़ा जाए कुछ समय तक, रगड़ने के बाद छोटे टुकड़े के पास इस कंघे को रखा जाए, ये कंघा छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है. तो थेल्स ने इस घटना का नाम विद्युतिकी कहा. विद्युतिकी, स्थिर विद्युतिकी किसे कहेंगे अभी बताया जाएगा. इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है. गिलबर्ट नामक साइंटिस्ट ने कई प्रयोग किए. इन्होंने ग्लास का राड लिया, शीशे का राड लिया, सिल्क लिया, रेशमी कपड़े लिया और इनको आपस में रगड़ा तो देखा कि जो ग्लास का राड है वह पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो सिल्क है, रेशमी कपड़े हैं, वह निगेटिव चार्ज हो जाता है.
इसी प्रकार इन्होंने इबोनाइट की राड, इबोनाइट एक पदार्थ है, इबोनाइट राड ये एक पदार्थ है बेटा। इबोनाइट राड और वुड लकड़ी को आपस में रगड़ा, रब्ड किया तो देखा कि बेटा ये इबोनाइट का जो राड है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है और जो वुड है, लकड़ी है, वह पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, रगड़ने से इसमें से कुछ चार्ज इबोनाइट के छड़ पे आए होंगे, जिससे इबोनाइट का जो राड है वह निगेटिव चार्ज हो गया होगा और वुड जो है वह चार्ज देने के बाद पॉजिटिव हो गया होगा। इसके बाद लास्ट में, अंत में माइकल फैराडे नामक एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ने खराब मौसम जिसमें हवा चल रही थी, ये पतंग उड़ाना शुरू किया। तो उसमें जो माझा होता है, जो पतंग से जुड़ा हुआ माझा या डोरा, धागा होता है, उसमें रेशम का कुछ अंश था और ये माइकल फैराडे जी पतंग उड़ा रहे थे। तो उड़ाते समय बिजलियां चमक रही थी और बिजलियां चमकती क्यों है? जो बादल का जो घर्षण होता है, रब्ड होता है, फ्रिक्शन होता है, बादल जो तैरता है तो उससे चार्ज, आवेश निकलते हैं और एक पुंज, एक बीम बनाकर एक किरण के रूप में आते हैं। तो ये बीम के रूप में चार्ज उस माझे में आया होगा, उस धागे में आया होगा और जब धागे से इनके बॉडी में फ्लो किया होगा तो उनको एक करंट, एक विद्युत धारा का आभास हुआ, जिससे वह पतंग उड़ाते समय नीचे गिर गए। तो इन्होंने सोचा क्यों मैं नीचे गिर गया, क्या वजह है? तो इन्होंने यही वजह बताया कि जब बिजली चमकी होगी तो वह आवेश, उससे आवेश जो आया होगा हमारे माझे, हमारे धागे में प्रवेश किया होगा। चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। जो आवेश जाता है उसके पर सेकेंड फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और ये विद्युत धारा उस धागे से, माझे से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश की होगी, जिससे हमें इस विद्युत का झटका लगा होगा। ये इसकी कहानी हुई बेटा। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले तो आपका इतिहास रहा इस लेसन का। अब यहां से बेटा आपको नोट बनाना पड़ेगा और हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग का नाम है स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये है क्या बेटा, इसको पहले आप समझ लो तब उसके बाद लिखना। ये भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है, एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। इसके अंतर्गत हम ऐसे आवेश, ऐसे चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे चार्ज का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, जिसमें चार्ज, जिसमें आवेश बेटा स्थिर हो, स्थिर, वह मूव न करता हो, वह रेस्ट में हो, वह विराम में हो,
वह विराम में हो, रुका हो, चलता न हो, तो इस प्रकार की जो स्टडी इस लेसन में होगी उसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ये एक फिजिक्स की ब्रांच है, ये एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो भी अध्ययन करेंगे उसमें जो चार्ज होगा यानी आवेश होगा वह स्थिर रहेगा, रुकी हुई अवस्था में होगा। तब उससे होने वाली जो भी संक्रियाएं हैं, जो भी ऑपरेशन है, जो भी एक्शन है, इसी घटना को, इसी ब्रांच को हम स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। तो आप डियर स्टूडेंट अब लिखना शुरू कीजिए। हम डेफिनेशन बोल रहे हैं, परिभाषा बोल रहे हैं, आराम से लिखिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश, रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन या व्याख्या करते हैं, तब इस प्रकार की शाखा को स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट, आप कृपया नोट लिखें। नोट में यही लिखेंगे बेटा, नोट में ये लिखेंगे, आप नोट को समझ लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ बेटा। जो भी हम इसमें स्टडी या अध्ययन करेंगे तो इसमें जो चार्ज होगा, जो आवेश होगा, वह सदैव स्थिर होगा। इसके आगे की कहानी बताई जाएगी, आवेश कैसे स्थिर है। अब इसमें क्या है बेटा, आगे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिख लीजिए। उसी के नीचे बेटा इन्वर्टेड कॉमा बना लीजिए और आप लिखिए फिजिक्स is the branch of electrostatics is the branch of physics. Electrostatics is the branch of physics in which deal
व्याख्या, इन विच डील विथ रेस्ट। रेस्ट का मतलब बेटा विराम, स्टे, रेस्ट, चार्ज, रेस्ट इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ये आपका इंग्लिश में भी डेफिनेशन इसकी दे दी गई। डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लें। अब आगे क्या आता है बेटा, हम बार बार इस लेसन में चार्ज को बता रहे हैं, आवेश को बता रहे हैं। आवेश क्या है बेटा, अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी आवेश। अगली हेडिंग बेटा आपकी रहेगी आवेश। चार्ज, चार्ज, आवेश, बार बार हम आवेश कहते थे और आप पिछली कक्षाओं में भी चार्ज को पढ़ते आए हैं। आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन पे अल्फा पार्टिकल्स है, इन पे चार्ज है। चार्ज को वास्तव में देखा जाए बेटा, रियल कहा जाए तो हम आपने देखा नहीं है, एक इमेजिन है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इतना स्मॉलर है कि आप उसको देख नहीं पाओगे। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब ये देख लो, आप देख लो ये कितनी छोटी क्वांटिटी है। इस छोटी क्वांटिटी से हम डिवाइड करेंगे, नीचे आएगा बेटा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी नीचे की, और न्यूमरेटर इसका बहुत कम है और इसका जो डिनोमिनेटर बनेगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा से हम डिवाइड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी बेटा बहुत ही कम, बहुत ही कम, जिसको हम नहीं देख पाएंगे, ये विजिबल नहीं है, ये अदृश्य हो जाएगा। तो ये एक एजम्पशन है, ये एक कल्पना है, और ये कल्पना यानी ये जो हाइपोथेसिस है ये सही आती चली जा रही है, और इसी के आधार पर हम पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री की व्याख्या करते हैं। तो ये एक एजम्पशन है, कल्पना है, इसको आपने देखा है नहीं, लेकिन वास्तव में ये फैक्ट है कि है। इसी के आधार पर सारे साइंस की घटनाएं चल रही हैं। अब ये चार्ज है क्या, चार्ज किसी भी द्रव्य का, पहले समझ लीजिए उसके बाद हम लिखवाएंगे, किसी भी द्रव्य, किसी भी मैटर, किसी भी आयनिक पदार्थ का ये एक गुण है, ये एक प्रॉपर्टी है बेटा कि चार्ज को, आवेश को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो और न तो नष्ट कर सकते हो। इसको ऑलरेडी, ऑलवेज एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित, ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे अभी लिखिएगा मत, हम समझा रहे हैं आपको। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट बी है, ये एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है बेटा, और ये भी एक पदार्थ है। जब इन दोनों को आपस में रब्ड करोगे, ये रब्ड करोगे, स्पर्श करोगे, रब्ड का मतलब बेटा रगड़ देना, या स्पर्श करोगे बेटा, तो जाहिर सी बात है, वैज्ञानिकों ने ये पाया है, देखा है कि इसमें से कोई चार्ज दे देगा और कोई इसमें से चार्ज को ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा,
कोई डोनेट करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा। तो जो डोनेट करने वाला होगा वो पॉजिटिवली बन जाएगा और जो एक्सेप्ट करने वाला होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यदि ऑब्जेक्ट ए इलेक्ट्रॉन को दे दिया, सपोज एक इलेक्ट्रॉन रगड़ने के बाद बी को दे दिया, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया, और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया तो इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। और देखो बेटा, इसमें चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, उत्पन्न नहीं हुआ है, देखो इसमें से ट्रांसफर हुआ है। इसमें चार्ज था, पैदा नहीं हुआ था, इसमें भी था, बशर्ते रगड़ने के बाद इस ए ने बी को दिया है और बी ने ए से लिया है। तो हम तो ये समझते हैं कि चार्ज डिस्ट्रॉयड नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है चार्ज का, ये उत्पन्न नहीं हो रहा है, न तो ये डिस्ट्रॉयड हो रहा है, नष्ट भी नहीं हो रहा है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा रहा है। अभी नोट मत करिएगा इसको, अभी एग्जाम्पल और हम बता रहे हैं आपको, समझो बेटा, आराम से समझो। यदि ए के पास सपोज 1000 इलेक्ट्रॉन है, अब बी के पास 500 इलेक्ट्रॉन है, अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया जाए बेटा, तो कोई इसमें से देगा, कोई लेगा, बात तो सही है। तो ये बताइए आप लोग, रगड़ने के पहले, रब करने के पहले, स्पर्श करने के पहले इन दोनों के पास, दोनों का मिला करके कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? तो रगड़ने के पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए 1000 इलेक्ट्रॉन इसमें हमने माना है, इसमें 500 इलेक्ट्रॉन माना है। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन स्पर्श करने के पहले 1500 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1500 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आइए, इनको अगर रगड़ दिया जाए, आपस में स्पर्श कर दिया जाए, फ्रिक्शन कर दिया जाए, तो अगर मान लेते हैं बेटा ए ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और बी ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, तो बेटा यहां पे -2 इलेक्ट्रॉन या -2 चार्ज कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस B माइनस। तो आप बता सकते हो बेटा कि अब इन लोगों के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले आप ए में देखो, इसमें से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आपने माना है कि निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर 1000 इलेक्ट्रॉन से निकल गए तो कितने बचे बेटा? 998 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें कितने हो गए बेटा? बी वाले में, ऑब्जेक्ट बी वाले में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बी वाले ने एक्सेप्ट किया है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 502 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ बेटा, जब इनको रब्ड किए हो, स्पर्श किए हो, जोड़े हो, तब इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो 998 इलेक्ट्रॉन और प्लस 502 इलेक्ट्रॉन्स
15,000 इलेक्ट्रॉन्स। देख लीजिए, तो आपने रगड़ने के पहले, स्पर्श करने के पहले बेटा दोनों ऑब्जेक्ट का अगर हम चार्ज देखें तो हमने 1500 इलेक्ट्रॉन माना है। जब इनको हमने स्पर्श किया, एक दूसरे से रब किया, फ्रिक्शन किया, तब भी इनके पास 15,000 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? चार्ज, आवेश न तो ग्रोथ होता है, उत्पन्न नहीं होता है, और न तो नष्ट होता है उसी में। बस क्या है बेटा, ये एक रूप से दूसरे रूप में चला जाता है। ये इसका अर्थ हुआ कि चार्ज है क्या? तो चार्ज नष्ट नहीं होता है, न तो इसको आप उत्पन्न कर सकते हो। तो अब ये चार्ज की परिभाषा लिखो बेटा। आपने हेडिंग डाला भी है, आवेश क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आप डेफिनेशन को लिखेंगे। अगर ये भी नोट करना है तो आप कृपया नोट कर लें डियर स्टूडेंट्स। अब हम चार्ज, आवेश की डिफिनीशन देने जा रहे हैं। चार्ज है क्या? तो लिखना शुरू करें डियर स्टूडेंट। यह किसी पदार्थ, मैटर, यह किसी पदार्थ, मैटर या द्रव्य, द्रव्य का वह गुण है, का वह गुण है जिसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित, बदला, रूपांतरित या बदला जा सकता है। अब इसको ऐसे भी आप इंग्लिश में भी डेफिनेशन दे सकते हैं बेटा। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिए, चार्ज, चार्ज नाइदर, नाइदर, नाइदर ग्रोथ, GRO लिख लेंगे ना। ग्रोथ है, ग्रोथ माने उत्पन्न करना। फिर से सुन लें, चार्ज नाइदर ग्रोथ, उत्पन्न करना, नार, NOR, नार डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट होना, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट होना, डिस्ट्रॉयड। आल्दो, आल्दो का मतलब यद्यपि, आल्दो maybe, MAYBE, maybe convert, convert, OR transfer,
ट्रांसफर्ड माने बदला जाता है। तो ये बेटा चार्ज की डेफिनेशन हो गई, आवेश की डेफिनेशन हो गई बेटा। अब आगे देखा जाए बेटा लेक्चर में, तो चार्ज के भी कई प्रकार होते हैं। आपने पॉजिटिव चार्ज का नाम सुना है, जैसे प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल्स है। दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो नेगेटिव चार्ज क्या है, अब इनकी डेफिनेशन बताई जाए। तो अगली हेडिंग डालेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज यानी बेटा आवेश के प्रकार। आवेश कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो अब इसमें नोट करें आप। आवेश दो प्रकार के होते हैं। फिर से सुन लें आप, आवेश दो प्रकार के होते हैं। चार्ज आर टू टाइप्स। नंबर 1 बेटा, अब इसको आप हेडिंग बना लीजिएगा। हेडिंग में आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी बेटा धनात्मक आवेश। पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश, ये क्या बेटा, इसको आप अच्छी तरह से आप समझ लें, उसके बाद इसकी डेफिनेशन हम देंगे। अब एग्जाम्पल इसका देखो बेटा, कैसे पॉजिटिव चार्ज बनता है। जैसे बेटा एल्यूमिनियम है, यह उदासीन अवस्था में है, न्यूट्रल पोजीशन में है। इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 13 इलेक्ट्रॉन्स। ये एटॉमिक नंबर भी होता है बेटा। और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 13 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल ये भी होता है बेटा, ई पे बार लगाते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज समझते हैं, या बेटा इसको ऐसे भी लिख दोगे मैग्नीट्यूड लेकर केवल, इसमें माइनस मत लगाओ, तब भी हम यहाँ पे इस लेसन में इलेक्ट्रॉन को ही समझेंगे। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, और ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है। अब ये अगर बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वही इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, परित्याग होते हैं। तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देगा, तो इस पे +3 चार्ज हो जाएगा। और जब 3 चार्ज हो जाएगा, तो केवल इलेक्ट्रॉन निकला है, तो अब इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा 10, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब बता सकते हैं कि जब ये एल्यूमिनियम न्यूट्रल पोजीशन में था, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम इन न्यूट्रल पोजीशन, तो आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। जब इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर दिया, त्याग दिया, तो इसके पास बेटा 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो गया, और ये न्यूट्रल पोजीशन है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया,
तो न्यूट्रल पोजीशन से अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कम हो गई कि बढ़ गई। पहले 13 इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो मैं तो समझता हूं कि पहले 13 था, अब ये 10 हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। यानी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है क्या, यानी वे पदार्थ, वे द्रव्य या वे आयन जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और एग्जाम्पल ले लो बेटा। एग्जाम्पल 2, आपने देखा ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है। ये एटॉमिक नंबर भी होता है बेटा, इसको हम 281 यानी 11 इलेक्ट्रॉन या इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब ये सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगा, डोनेट करेगा। तो जब ये डोनेट करेगा तो मैं तो समझता हूं कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसमें बेटा अब कितने बचे, एटॉमिक नंबर डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बेटा वह इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं है, वह नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड है। तब यहां हो जाएगा बेटा, ये आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन, अब यहां हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सोडियम का न्यूट्रल पोजीशन, उदासीन अवस्था में, जिसमें कोई चार्ज नहीं था, तब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11। और जब इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो मैं तो समझता हूं यहां इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और उसी कमी को हम एक पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ये तो आपके एग्जाम्पल हुआ बेटा, इसकी डेफिनेशन आप लिख लो। तो हेडिंग तो आप पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, धनात्मक आवेश। तो स्टार्ट करें बच्चों, लिखिए, वे पदार्थ या द्रव्य या आयन, वे पदार्थ या द्रव्य या आयन जिन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, तब इसे पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपको नोट करना पड़ेगा बेटा, नोट कर लिए होंगे। अब हम दूसरे प्रकार के चार्ज, आवेश को परिभाषित करने जा रहे हैं। तो अगली हेडिंग आपकी बनेगी बेटा, वह हेडिंग है, हेडिंग का नाम आप नोट करें, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश
बेटा ये नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। नेगेटिव चार्ज क्या बेटा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, संयम से आप समझें, धैर्य से देखें, विचार करें, बिल्कुल आपको 100% गारंटी है कि आप समझ लेंगे। डियर स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है बेटा, कैसे डेवलप होता है, कैसे उत्पन्न होता है, इसको आप देखें। जैसे हमने क्लोरीन की चर्चा किया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, आप लोग तो बचपन से ही जानते हो। बचपन से जानने का मतलब ये बेसिक चीज है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये एटॉमिक नंबर बेटा, एटॉमिक नंबर डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न कि इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा बेटा, तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो बदल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज होते हैं, निकलते हैं, प्रोटॉन नहीं निकलते हैं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं, नाभिक में रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस, नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में रहते हैं, वही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल्फ इलेक्ट्रॉन। तो यहां बेटा हम तो समझते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है 17 है। आप 17 ऐसे लिख लो बेटा, या ऐसे भी लिख दोगे मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड ले लो बेटा, यहां माइनस मत लगाओ, ये भी सत्य है, ट्रू है। अब क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे बोरबरी प्रिंसिपल से आप या हाफ पावर रूल से तोड़ते हैं तो 2 8 7 आता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक को पूरा करने के लिए, इनर्ट गैस बनाने के लिए, अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की अत्यंत आवश्यकता है, तब जाकर के ये ऑक्टेट, अष्टक कंप्लीट करता है। तो 287 बेटा आप बता सकते हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, तो इसका ऑक्टेट, अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आप जानते हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हो जाएगा 288, और ये ऑक्टेट हो जाएगा, इनर्ट रूप ले लेगा। तो अब जब ये एक्सेप्ट किया, जितना एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है बेटा, कभी नहीं प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ना प्रोटॉन रिलीज होता है, वो न्यूक्लियस में रहता है। जब भी कोई पार्टिकल्स निकलेगा चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन निकलता है प्रोटॉन में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जितना एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, उतना इसमें निगेटिवली चार्ज आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया बेटा, तो ये माइनस हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे स्ट्रक्चर 288 एक ले लिया, किसी से ले लिया, अब हो गए बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? यहां इंक्रीज किया, यहां अधिकता हो गई, यहां वृद्धि हो गई। इसी वृद्धि को, इसी अधिकता को हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। निगेटिवली चार्ज पार्ट की हो जाएगा, वो आइटम हो जाएगा। तो और एग्जाम्पल है तमाम,
आयोडीन का इसी तरह बेटा माइनस होता हो जाएगा, एक लेता है। ब्रोमीन का हो जाएगा। ये सब हाइड्रोजन परिवार है, हाइड्रोजन के सदस्य हैं, सब एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसका अगर सल्फेट देखें बेटा तो ये -2 सल्फेट आयन पे हो जाएगा, 2 एक्सेप्ट कर लेगा, इसमें भी इंक्रीज करेगा। फास्फेट आयन, ये सब आयन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है, ये हो जाएगा। ये इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना बेटा, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, और जो वृद्धि होगी वही आपका निगेटिवली चार्ज बन जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव बन जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। इसी माइनस को चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ये जितने भी माइनस आएगा बेटा उसी को हम निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो निगेटिव चार्ज क्या है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय निगेटिव चार्ज? तो निगेटिव चार्ज की डेफिनेशन लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट, यू आर अलर्ट। स्टार्ट करें। वे पदार्थ या द्रव्य या आयन जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या वृद्धि हो उसे निगेटिव चार्ज कहते हैं। पुनः इरशाद करते हैं, रिपीट करते हैं। वे पदार्थ या द्रव्य या आयन जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या वृद्धि हो, इंक्रीज हो, तब इसे निगेटिव चार्ज कहते हैं। निगेटिव चार्ज कहते हैं। लिख लिया होंगे बच्चों। अब चार्ज जो है, ये चार्ज की यूनिट भी होती है। तो चार्ज बेटा इसकी यूनिट भी होती है, और हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझें तो चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट का कोई डायरेक्शन नहीं है। तो चार्ज किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जिग जैग मोशन भी कर सकता है, स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, कर्व के रूप में भी मोशन कर सकता है। तो इसलिए इसका डायरेक्शन नहीं होता, ये केवल एक मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है। तो चार्ज, मैं तो समझता हूं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज यानी आवेश एक अदिश राशि, इसमें नो डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड होता है। चार्ज जिग जैग भी जा सकता है, चार्ज स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकता है, चार्ज सर्कुलर मोशन भी कर सकता है, चार्ज रेक्टेंगुलर में भी जा सकता है। इसका कोई शेप नहीं है, बट इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है,
डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो जिसका डायरेक्शन फिक्स ना हो, केवल मैग्नीट्यूड फिक्स हो, वह होता है स्केलर क्वांटिटी। इसलिए मैं तो समझता हूं कि चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। तो नोट लिखो बेटा। नोट में क्या लिखोगे? बोले। नोट नंबर 1 बेटा, चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज द स्केलर। स्केलर का मतलब होता है बेटा अदिश। चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कह सकते हैं कि आवेश। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश। चार्ज एक अदिश राशि है। अब इसकी बेटा यूनिट आ जाइए। चार्ज की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है? इस लेसन में एक साइंटिस्ट के नाम आएंगे। उन्हीं के नाम पर इस चार्ज की यूनिट रखी गई है। चार्ज की यूनिट एसआई यूनिट कूलम होती है। COULOMB। ये कूलम भी पढ़ते हैं, कूलम भी पढ़ते हैं। और ये इन एसआई चार्ज की जो है यूनिट जो है एसआई सिस्टम में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में इसकी जो यूनिट है, इसकी जो इकाई है, इसका जो मात्रक है, वो कूलम होता है। इससे स्मॉलर यूनिट इन एसआई माइक्रो कूलम। माइक्रो सी फॉर कूलम या म्यू फॉर माइक्रो। मी फॉर माइक्रो, सी फॉर कूलम। तो इसका स्मॉलर यूनिट माइक्रो कूलम भी होता है। इसके आगे भी लिख सकते हैं म्यू सी। म्यू सी, मौसी नहीं, म्यू सी। माइक्रो और ये सी फॉर कूलम। तो हो जाएगा एक माइक्रो में बेटा, एक माइक्रो में होता है 10⁻⁻⁶। एक माइक्रो में 10⁻⁻⁶ होता है। इसलिए डबल माइक्रो लगा हुआ है। तो माइक्रो ये -6 कूलम, 10⁻⁻12 कूलम। इसको नोट करना पड़ेगा। सीजीएस सिस्टम में भी इसके मात्रक होते हैं। सीजीएस सिस्टम में इसके मात्रक क्या होंगे बता दे रहे हैं अभी। सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट होगी ESU भी होता है बेटा, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो। S से स्टैटिक्स और U से यूनिट, या हम इसको स्टेट यूनिट कहते हैं। स्टेट यूनिट भी कहते हैं। ये चार्ज का मात्रक है। चार्ज का जो यूनिट है इन सीजीएस में स्टेट यूनिट भी कहते हैं या ESU भी कहते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे बच्चों। डियर स्टूडेंट,
अच्छी तरह से इसको नोट कर लें। हमें उम्मीद है कि आप इसका नोट बनाएंगे ताकि आने वाले समय में हमको और आपको पढ़ाने में मदद मिले। और घर पे बेटा मेहनत से पढ़िए, हौसले बुलंद करके रहिए। दुख सुख आता है, जिंदगी में ये उतार चढ़ाव बना रहता है, हौसला बुलंद करके चलना है। इस कोविड-19 की महामारी से हमें लड़ना है। खुद को आप बुलंद रखिए। किसी ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसलिए अपनी बुलंदी को बुलंद करिए, हौसले के साथ रहिए। दुख सुख आता है, चला जाता है। इसी के साथ आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।